सभी को जय हिंद। नवल करियर इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब से मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए यूट्यूब पर हम फ्री क्लासेस दे रहे हैं और नवल करियर इंस्टीट्यूट के द्वारा बोर्ड एक्सपर्ट कोर्स को लॉन्च किया गया है। उसी की फ्री क्लासेस, कुछ डेमो क्लासेस यूट्यूब पर हम दे रहे हैं और इन डेमो क्लासेस में हम सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर यानी कि फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र विषय को जो है हम पढ़ रहे हैं। और फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र के हम चैप्टर में आ चुके हैं जिसका नाम है पादप संरक्षण फर्स्ट यानी कि प्लांट प्रोटेक्शन 1। बाकी के सारे चैप्टर्स हमने अभी स्टेप से कंप्लीट करते चले हैं। जितने भी चैप्टर्स अभी यूट्यूब पर हुए हैं उन सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। दूसरा, इस चैनल पर हमने 12th एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर के नाम से प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप उन प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं जो यहाँ पर अभी तक हो चुकी हैं। हम स्टेप बाय स्टेप और जो आपका ब्लूप्रिंट रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चैप्टर्स को कंप्लीट करते चल रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पादप संरक्षण 1 यानी प्लांट प्रोटेक्शन फर्स्ट। ये फ्री क्लास या डेमो क्लास नंबर 10 यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पादप संरक्षण। तो सबसे पहले तो आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि प्लांट प्रोटेक्शन है क्या, इसकी डेफिनेशन समझाइए। तो सबसे पहले तो आपसे एग्जाम में यही पूछ लेगा कि पादप संरक्षण है क्या। पादप संरक्षण जिसको हम बोलते हैं प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, पादप संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा। संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा या प्रोटेक्शन का मतलब होता है सिक्योरिटी। अब किसका संरक्षण करते हैं हम? पादप की सुरक्षा कर रहे हैं, प्लांट की सुरक्षा कर रहे हैं। पादप की जो है सिक्योरिटी कर रहे हैं हम, प्लांट की सिक्योरिटी कर रहे हैं या प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किन चीज़ों से? जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। आप सब लोग जानते हैं कि खेत में अनेक प्रकार की बीमारियां लगती हैं, अनेक प्रकार के कीट जो हैं, इंसेक्ट जो हैं फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत अनेक प्रकार के खरपतवार होते हैं जो फसल को एज वेल एज क्रॉप हम उसको कह सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो खरपतवार से, कीट से एवं रोग से फसल की सुरक्षा करना, फसल की रक्षा करना ही पादप संरक्षण प्लांट प्रोटेक्शन कहलाता है। यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम दी इंसेक्ट, डिसीज एंड पेस्ट एंड बीड्स नॉन एज प्लांट प्रोटेक्शन। हम इसको प्लांट प्रोटेक्शन कह सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? कोई भी एक फसल है, मान के चलिए ये कोई फसल लगी हुई है, एक कोई ये क्रॉप लगी हुई है। अब इस क्रॉप को इंसेक्ट यानी कीट से हम सुरक्षा दे रहे हैं। दूसरा, इसको बीमारी यानी किसी डिसीज से हम इस फसल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बीमारी से हम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और खरपतवार जिसको हम बोलते हैं वीड, इंग्लिश में बोलते हैं वीड से इस फसल को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम द इंसेक्ट, डिसीज एंड वीड्स नॉन एज प्लांट प्रोटेक्शन। कहने का मतलब ये है कि किसी भी फसल को हम वीड, डिसीज और इंसेक्ट से हम जब बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उसको प्लांट प्रोटेक्शन बोलते हैं। जितनी भी फसल है, मान के चलो कोई एक फसल है, उसको हम 100% मान ले रहे हैं कि एक फसल है जो 100% शुद्ध लाभ उससे होने वाला है, तो उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी होती है नुकसान करने में बीड की। 33% उसमें भागीदारी बीड यानी खरपतवार उस फसल को नुकसान कर रहा है। फिर लगभग 26% के आसपास, 25% के आसपास बीमारियों से उस फसल को नुकसान होता है और लगभग 20% के आसपास इंसेक्ट से उसको नुकसान होता है। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी फसल है उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान करने वाली, क्रॉप में जो सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला जो फैक्टर है वो क्या है? खरपतवार है। दूसरे नंबर पे डिसीज़ यानी बीमारियां हैं। तीसरे नंबर पे इंसेक्ट है। शॉर्ट में आप इसको WDI से याद कर सकते हैं। 33%, 20%, 26% और 20% ये जो है फैक्टर्स होते हैं जिससे फसल को नुकसान हो रहा है और सबसे ज़्यादा खरपतवार से नुकसान होता है। तो आप डेफिनेशन के तौर पे क्या लिखेंगे कि खरपतवार, ऐसे आप लिख सकते हैं कि
फसल को कीट, बीमारी व खरपतवार से बचाकर उचित फसल उत्पादन करना ही पादप संरक्षण कहलाता है। पादप संरक्षण कहलाता है। इंग्लिश में लिख सकते हैं टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम insects, diseases and weed for better crop production is known as प्लांट प्रोटेक्शन। ये आप इस टाइप से डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि फसल को कीट से, बीमारी से एवं खरपतवार से बचाकर अच्छा फसल उत्पादन करना है। हम किसान जो जितना चाह रहा है, ये एक फसल का जो नॉर्मल जितना उत्पादन होता है, हम उतना उचित उत्पादन उस फसल से ले पा रहे हैं उस फसल के माध्यम से, तो उसको हम बोलते हैं फसल संरक्षण, यानी कि पादप संरक्षण हम उसको कह सकते हैं। टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम द इंसेक्ट डिसीज एंड वीड्स फॉर बेटर क्रॉप प्रोडक्शन नोन एज प्लांट प्रोटेक्शन। आप एक इस प्रकार का डाटा भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन के बाद आप ऐसे टेबल बना के वीड, डिसीज और इंसेक्ट इस टाइप से भी आप इनका परसेंटेज लिख सकते हैं कि एक फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान कौन कर रहा है, फिर दूसरे नंबर पे कौन, फिर दूसरे नंबर पे कौन। तो हम यहाँ पर अब सबसे पहले बात करेंगे वीड की, क्योंकि ये जो प्लांट प्रोटेक्शन की हम बात कर रहे हैं, पादप संरक्षण फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, इसमें पूर्ण रूप से वीड साइंस को ही लिया गया है, खरपतवार विज्ञान को ही लिया गया है। फिर आपका जो अगला चैप्टर है जिसका नाम है प्लांट प्रोटेक्शन सेकंड, पादप संरक्षण सेकंड, उसमें डिसीज और इंसेक्ट को फिर कवर किया गया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे केवल वीड और वीड से रिलेटेड टॉपिक की। डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी सर। और अब हम बात करें वीड साइंस की, तो आप देख रहे हैं कि फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचा रहा है, तो फसलों को सबसे ज़्यादा खरपतवार नुकसान पहुंचा रहा है, सबसे ज़्यादा जो है वीड्स नुकसान पहुंचा रहा है। अगर हम खरपतवार विज्ञान के जनक की बात करेंगे, फादर ऑफ वीड साइंस की हम बात करेंगे, आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है प्लांट प्रोटेक्शन फर्स्ट, प्लांट प्रोटेक्शन फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं पादप संरक्षण एक। और ये टोटली इसमें आप देखेंगे कि टोटली इसमें खरपतवार की ही बात हो रही है, यानी कि वीड साइंस की ही यहाँ पर बात हो रही है। वीड साइंस मतलब हम इसको कह सकते हैं खरपतवार विज्ञान, खरपतवार विज्ञान। आप देखेंगे कि सबसे पहले आप समझेंगे कि खरपतवार किसे कहते हैं। खरपतवार हम किसे कह रहे हैं, मतलब व्हाट इज वीड। खरपतवार या वीड की बात करेंगे तो देखिए, ये जो खरपतवार है ना, ये अवांछनीय पौधा है। अवांछनीय पौधा या अनवांटेड या अनडिजायरेबल प्लांट है ये। मतलब कि ऐसा पौधा अथवा पौधे का समूह जो बिना उगाए उगा हुआ है। कहने का मतलब आप गेहूं लगा रहे हैं तो किसान को पता है कि वो खेत के अंदर गेहूं लगा रहा है, उसकी सोइंग कर रहा है, उसकी समय पे उसको खाद बीज दे रहा है, समस्त प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं फसल की वो पूरी कर रहा है।
लेकिन खरपतवार को हम क्या बोलेंगे कि पौधा अथवा पौधे का ऐसा समूह जो बिना उगाए उग रहा है, यानी कि अवांछनीय पौधा है। अवांछनीय पौधा है, अनैच्छिक पौधा है, बिना इच्छा के उगा हुआ है और बिना बोए इसको उगा है, मतलब इसको बिना बोए ये खेत में उग गया है, जिसको हम खरपतवार बोल रहे हैं। अब ठीक है, बिना उगाए उग गया है, अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट है, इससे समस्या क्या है? तो इससे एक समस्या ये है कि ये जो खरपतवार है, ये जो मुख्य फसल लगी है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो खरपतवार है, ये जो वीड्स हैं या जो प्लांट प्रोटेक्शन की हम बात कर रहे हैं, डिसीज की, रोग की, इंसेक्ट की, ये मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ये मुख्य फसल जो है, जो मेन क्रॉप है, उसको कहीं ना कहीं लॉस ये देते हैं, उसको हानि पहुंचाते हैं। तो खरपतवार क्या करेगा? मुख्य फसल को जो पोषक तत्व दिया गया है, ये पोषक तत्व को ये खींच लेगा। मुख्य पोषक तत्व को जो पानी दिया गया है, ये पानी को ले लेगा। मुख्य पोषक तत्व मुख्य फसल को जो पानी दिया या जो पोषक तत्व दिया, मुख्य फसल को जो हम सनलाइट की आवश्यकता है, तो इस सारी चीज़ों के लिए कॉम्पिटिट करता है। कहने का मतलब ये है कि खरपतवार पौधा अथवा पौधे का ऐसा समूह होता है जो बिना उगाए उगता है और फसल के साथ ये प्रतियोगिता करता है। किन चीज़ों के लिए प्रतियोगिता करता है? तो पानी के लिए, पोषक तत्व के लिए, जगह के लिए और सनलाइट यानी कि प्रकाश के लिए ये प्रतियोगिता करता है, कंपटीशन करता है फसल के साथ। मान के चलो, अगर फसल को समय पर पानी ना मिले तो फसल सूख जाएगी, लेकिन इनके कुछ ऐसे गुण होते हैं खरपतवारों के कि इनको लंबे समय तक भी पानी ना मिले तब भी कुछ ऐसी प्रजातियां हैं खरपतवारों की जो लंबे समय तक बिना पानी की उसमें भी उपस्थिति में खड़े रहते हैं। दूसरा, इनके जो प्रसारण की बात करें तो अधिकतर फसलों को हम बीज के द्वारा बोते हैं और उनका प्रसारण किसी अन्य वानस्पतिक भाग, किसी अदर वेजिटेटिव पार्ट से नहीं होता है। लेकिन ये खरपतवार की हम बात करें तो ये बीज के अलावा पत्ती, तना एवं जड़ से भी प्रसारित हो जाते हैं। मतलब खेत में अगर किसी खरपतवार की जड़ रह गई है, कहीं पत्ती गिर गई है या फूल झड़ गया है, तो उन भागों से भी खरपतवार पुनः जर्मिनेट हो सकता है, पुनः वो एक नया पौधा तैयार हो सकता है। तो इनकी बहुत सारी डेफिनेशन होती है, एग्जाम में पूछा जाता है खरपतवार किसे कहते हैं, व्हाट इज वीड एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड, मतलब कि खरपतवार किसे कहते हैं और खरपतवार की विशेषताओं को बताइए। तो 3-4 विशेषताएं मैंने जो आपको बता दी। पहली तो ये मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाता है, मुख्य फसल के साथ ये प्रतियोगिता करता है पानी के लिए, पोषक तत्व के लिए, जगह के लिए और सनलाइट के लिए, यानी कि दे कॉम्पीट विथ मेन क्रॉप फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड सनलाइट, ये आप लिख सकते हो। दूसरा, इनकी जो जड़ें हैं, खरपतवारों की जो जड़ें हैं वो बहुत गहराई तक जाती हैं। इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहराई तक जाती हैं, मतलब कि डीप रूट सिस्टम होता है इनका, जिसके कारण बहुत गहराई से ये पानी को अवशोषित कर सकते हैं, पोषक तत्व को खींच सकते हैं और पानी ना मिलने पर भी लंबे समय तक ये खड़े रहते हैं। दूसरी, इनके बीज में सुसुप्तावस्था भी पाई जाती है, डोरमेंसी भी पाई जाती है। अगर समय पे फसल को पानी ना मिले, समय पे पोषक तत्व ना मिले तो फसल का नुकसान हो जाता है। लेकिन ये 50 साल, 40 साल, 30 साल तक ये बीज जमीन के अंदर दबे रहते हैं और जब इनको उचित मात्रा में इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, उचित मात्रा में इनको जो है वातावरण मिलता है, उचित तापमान मिलता है, नमी मिलती है, तो फिर से ग्रो हो जाते हैं। जैसे हिरणखुरी की बात करें, हिरणखुरी एक खरपतवार का नाम है। हिरणखुरी लगभग 50 साल तक ज़मीन के अंदर पड़ा रहेगा, उसके बाद भी अगर इसको फेवरेबल टेम्परेचर मिलेगा तो ये जर्मिनेट हो जाएगा। दूसरी बात करें हम बथुआ की, ये खरपतवारों के नाम है। ये 40 साल बाद भी ये जर्मिनेट हो जाता है। जंगली सरसों 30 साल बाद भी ये जर्मिनेट हो जाता है। तो सरसों, जंगली सरसों, तो ये कुछ खरपतवारों के नाम हैं जो हमने अभी यहाँ पर समझे। तो सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि बीट्स आर अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट, दे ग्रोन without sowing and they harm crop in all over aspects such as water, sunlight, nutrient and space। मतलब कि ये जगह के लिए, पानी के लिए, सब चीज़ों के लिए प्रतियोगिता करते हैं और ये मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी ये अपना जीवन निकाल लेते हैं। मतलब कि एडवर्स कंडीशन भी होगी इनके लिए, तब भी हमारी फसल तो नुकसान हो जाएगा। जैसे पानी नहीं मिल रहा है, पोषक तत्व नहीं मिल रहा है, तो फसल का नुकसान होने लगता है, लेकिन ये सहन कर जाते हैं। ठीक है, तो खरपतवार का कॉन्सेप्ट इतना आपको समझ में आ गया होगा। खरपतवार की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि पौधे अथवा पौधे का समूह जो बिना उगाए उग रहा है और मुख्य फसल को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है, उसको हम खरपतवार बोल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मान के चलो हम वीट की बात कर रहे हैं, वीट की हम बात कर रहे हैं।
अब वीट की एक किसी किसान ने एक वैरायटी लगाई है जिसका नाम है पूसा तेजस। पूसा तेजस मतलब एक कोई किसान जिसने एक वैरायटी अपने खेत में लगाई है जिसका नाम है पूसा तेजस। अब इसमें मान के चलो कोई गेहूं की दूसरी वैरायटी है, जैसे WH147 एक वैरायटी का नाम है WH147, लगाई किसान ने कौन सी है, पूसा तेजस। अगर इसमें ये WH147 के भी बीड आ गए तब भी हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे खरपतवार, या इसको क्या बोलेंगे, बीड हम इसको कहेंगे। मतलब जो वैरायटी किसान लगा रहा है उसके अलावा कोई दूसरी वैरायटी के बीज भी खेत में आ गए हैं तो वो भी खरपतवार की श्रेणी में ही आता है। दूसरा, अगर मान के चलो गेहूं को लगाया, गेहूं के खेत में सरसों आपको देखने को मिल रही है, सरसों को हमने लगाया नहीं है, वो बिना उगे उगा है, तो इसलिए उसको भी हम क्या बोलेंगे सर, उसको भी हम बोलेंगे बीड या खरपतवार उसको कहेंगे। चीज़ें क्लियर हो गई। जो वैरायटी लगाया उसके अलावा दूसरी वैरायटी खेत में दिख रही है तो वो भी खरपतवार की श्रेणी में है। जिस सीजन की आपने फसल लगाई है, जैसे हमने रबी में मान के चलो गेहूं लगाया, लेकिन सरसों के बीज भी खेत के अंदर दिख रहे हैं, सरसों के पौधे, प्लांट्स ऑफ मस्टर्ड यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये किस में आएगा, ये खरपतवार की श्रेणी में आएगा। जो भी पौधा लगाया उसके अलावा जो दिख रहा है वो। मान के चलो मैंने सोयाबीन लगाया था खरीफ में, रबी में मैं गेहूं लगा रहा हूं, तो अब गेहूं में कुछ पौधे सोयाबीन के दिख रहे हैं तो वो भी खरपतवार की श्रेणी में ही आता है। चीज़ें क्लियर हो गई आपको। इस तरीके से आप समझ सकते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन को समझ लिया, मतलब प्लांट और ग्रुप ऑफ प्लांट जो अनवांटेड अनडिजायरेबल है उसको बीड हम कह रहे हैं। अगर इसके वर्गीकरण की बात करें, इसके वर्गीकरण के पहले हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी अगर विशेषताओं की बात करेंगे, किसकी विशेषताएं, खरपतवार की विशेषताएं मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीड, तो पहला तो आपने लिख लिया कि ये फसल के साथ प्रतियोगिता करेंगे, फसल के साथ ये प्रतियोगिता करते हैं, फसल के साथ ये प्रतियोगिता करते हैं। किन किन चीज़ों के लिए करते हैं इसको हम यहाँ पर समझेंगे। प्रतियोगिता कर रहे हैं किसके लिए, तो जल या पानी, हम लिख दें इसको, पानी के लिए, जगह के लिए, पोषक तत्वों के लिए, ठीक है, और सूर्य प्रकाश के लिए, सनलाइट के लिए। ये प्रतियोगिता कर रहे हैं फसल के साथ, जो हमको फसल को देना है वो ये कॉम्पीट कर रहे हैं। क्रॉप कंपटीशन फॉर, दे कंपटीशन विथ क्रॉप फॉर वाटर, स्पेस, प्लांट न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट। ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना है। दूसरा क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि इनके अंदर सुसुप्तावस्था पाई जाती है, इनके अंदर जो है डोरमेंसी पाई जाती है। तो अगर उस सीजन में या उस समय में इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाई, खरपतवारों को किसी कारण से उचित अवस्थाएं इनको नहीं मिल पाई, तो ये लंबे समय तक, लगभग सोचो 40 साल 50 साल तक भी इनको फेवरेबल कंडीशन ना मिले तो उसके बाद भी ये उगने की क्षमता रखते हैं। तो इतनी क्षमता हमारी फसल के अंदर नहीं होती, इतनी क्षमता हमारे फसल के अंदर नहीं है कि अगर उनको फेवरेबल कंडीशन ना मिले तो वो अगले साल 2 साल 5 साल बाद भी जर्मिनेट कर जाए। तो ये इनकी क्षमता है। दूसरा, ये तो इनकी जीवन क्षमता की बात हो गई, जीवन क्षमता, ठीक है, वायाबिलिटी की बात हो गई, इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। फिर आप तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि इनका प्रसारण, प्रसारण मतलब प्रोपागेशन की बात हो रही है, प्रसारण या प्रोपागेशन की हम बात कर रहे हैं। प्रसारण या प्रोपागेशन मतलब अधिकतर फसलों को, जो मुख्य फसलें हैं उनको हम बीज के माध्यम से ही बोते हैं, उनको सीड के माध्यम से उनकी सोइंग करते हैं, बीज के माध्यम से ही उनको उगाया जाता है। लेकिन ये जो
खरपतवार है, इनका जो प्रोपागेशन है ये बीज के अलावा जड़ से, तना से, पत्ती से, फूल से भी इनका प्रसारण हो जाता है। मान के चलो किसी खेत के अंदर कोई फसल का फूल झड़ गया है तो उस फूल से भी नया खरपतवार निकल आएगा। किसी की जड़ जमीन के अंदर रह गई है तो जड़ से ही नया पौधा निकल आएगा, तने से, पत्ती से। तो इनका जो प्रोपागेशन है, मतलब इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, इनका गुणन जो है वो अन्य भागों से भी हो जाता है, अन्य वानस्पतिक भागों से भी इनका जो है प्रसारण हो जाता है, जो कि हमारी जो मुख्य फसलें हैं, जो फील्ड क्रॉप्स है, उनमें इसका ऐसा कोई प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है वो उनमें नहीं हो पाता है। ठीक है, चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर चौथा आप लिख सकते हैं कि ये विपरीत, या हम इसको लिख सकते हैं कि विपरीत अवस्थाओं में भी ये खड़े रहते हैं खेत के अंदर। विपरीत अवस्था को भी ये सहन कर सकते हैं, मतलब कि दे कंपीट एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि जो भी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो खेत के अंदर जो मुख्य फसल जिसको सहन नहीं कर पा रही, उन एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी ये सहन कर लेते हैं। तो ये इनके 4-5 कुछ कैरेक्टर हैं जो आपको याद रखना चाहिए। मतलब कैरेक्टर तो इतने सारे हैं कि आप 20 पॉइंट से ज़्यादा लिख सकते हैं। तो धीरे धीरे करके आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, और इन पॉइंट्स के लिए भी आप अलग अलग बना सकते हैं। एक पॉइंट जल के लिए कर दिया, एक जगह के लिए पोषक तत्व के लिए कर दिया। इनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। 5वां पॉइंट आप बना सकते हैं कि खरपतवारों की जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं, जिसके कारण ये बहुत गहराई से पानी को अवशोषित कर सकते हैं, पोषक तत्व को अवशोषित कर सकते हैं। दूसरा, इनकी जो वानस्पतिक वृद्धि है, 6वां पॉइंट, यानी कि जो खरपतवारों की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बिगर है, मतलब बहुत जल्दी इनमें वानस्पतिक वृद्धि हो जाती है, बहुत जल्दी इनका जीवन चक्र कंप्लीट हो जाता है, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, जिसके कारण ये एक साल में 2 से 3 बार अपना जीवन चक्र पूरा कर सकते हैं अलग अलग टाइप से, और ज़्यादा ये बीज पैदा करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक फसल, एक बार एक बीज की बात कर रहे हैं हम, कि एक बीज अगर खरपतवार का ज़मीन के अंदर गया तो ये 2 लाख तक, कई ऐसी प्रजातियां हैं खरपतवारों की जो 1,76,000, 1,96,000 एक बीज से 1,96,000 बीज तक ये तैयार कर रहे हैं। मतलब इनका बीज गुणन अनुपात, इनका सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो जो है बाकी जो मुख्य फसलें हैं उनसे कई गुना ज़्यादा है। तो इसके कारण भी इनमें इतनी ज़्यादा वृद्धि है और इतना ज़्यादा फसल के साथ इनका कॉम्पिटिशन है। विपरीत परिस्थितियों में भी रह ले रहे हैं, कम पानी में भी रह ले रहे हैं, और जैसे ही पानी मिला, पोषक तत्व मिला, सनलाइट मिला, ये मुख्य फसल को कॉम्पीट कर देते हैं। तो ये कुछ इनके पॉइंट हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, पॉइंट्स आपको जो है क्लियर हो गए होंगे। और एक इसका पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि इनका बीज बहुत आकार में छोटे होते हैं। तो बीज, एक तो बीज आकार इनका छोटा होता है, दूसरा बहुत सारे खरपतवार ऐसे होते हैं जो नकलची होते हैं, मतलब वो दूर से देखने में फसल जैसे लगते हैं, और उनके थोड़े ही माइनर कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनको देख के हम पहचान सकते हैं कि खरपतवार है, कि जैसे गेहूं में गेहूं सा लगता है, दूर से देखने में वो फसल जैसा लगेगा, बहुत पास में जाकर देखोगे तब पता चलेगा ये तो खरपतवार है, ये तो बीड है जिसको गेहूं सा या गेहूं का मामा बोल रहे हैं। सरसों में जंगली सरसों लग गया, धान में सांवा लग गया जिसको एकाइनोक्लोआ, क्रिसगैली और कोलोनम कहते हैं। तो मतलब इनके बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो फसल से भी मैच कर जाते हैं। इनके बीज का साइज बहुत छोटा होता है, या इनके बीज का जो आकार है वो ऐसा होता है कि मुख्य फसल से ही ये मिलते जुलते हो जाते हैं, मतलब अपने आप को फसल के अनुरूप ये ढाल लेते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर हैं खरपतवारों के जो आपको याद रखना है। ये कैरेक्टर्स आपको क्लियर हो गए होंगे सर। इसके बाद अगर हम बात करें खरपतवारों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ बीड्स, तो फसल का जिस प्रकार से हम वर्गीकरण पढ़ते हैं उसी प्रकार से हम खरपतवारों का भी वर्गीकरण पढ़ते हैं। खरपतवारों के वर्गीकरण की अगर हम बात करेंगे तो पहला तो जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। दूसरा, ऋतु के आधार पर वर्गीकरण हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। तीसरा हो गया इनका फसल और खरपतवार के साथ इनका संबंध क्या है, यानी कि क्रॉप एंड बीड रिलेशन। इस आधार पर हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं, जीवन चक्र के आधार पर, ऋतु के आधार पर इनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। C3, C4 के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं कि अलग अलग टाइप से इनका जो है रिक्वायरमेंट रहता है। फिर पत्ती की संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लीफ स्ट्रक्चर। तो 4-5 ये मुख्य फसल के वर्गीकरण है, ये खरपतवार के वर्गीकरण है जो आपको याद रखने हैं, जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो एक एक करके हम उनके नाम लिख लेते हैं, फिर उसके बारे में समझते चलेंगे। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये पूछा भी गया है। जैसे अभी जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, ये आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि खरपतवार की विशेषताएं क्या होती हैं, उनको समझाइए।
तो विशेषताएं ही विशेषताएं हैं और बहुत अच्छे से समझ भी लिया है हमने उनको। अगर हम बात करेंगे खरपतवारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बीट्स, तो पहले तो उनके नाम लिख लेते हैं, फिर उनके अंदर हम समझेंगे एक एक करके। जैसे जीवन चक्र के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। दूसरा ऋतुओं के आधार पर खरपतवार का वर्गीकरण, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। फिर हम लिख सकते हैं पत्ती की संरचना के आधार पर, पत्ती की संरचना के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ लीफ स्ट्रक्चर। फिर हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं खरपतवार का फसल एवं खरपतवार के संबंध के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप बीड रिलेशन। देखिए कुछ इस प्रकार से हम खरपतवारों का वर्गीकरण कर सकते हैं। स्टूडेंट को बड़ा टफ लगता है, बाकी इजी है, कोई ज़्यादा उसमें समस्या नहीं है। आप 4-5 बार पढ़ोगे लिखोगे याद हो जाएगा। खरपतवार क्या है? अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट है। मतलब क्या कि ऐसा पौधा जो बिना बुलाए, बिना उगाए, बिना इच्छा के उगा है, उसको खरपतवार बोल रहे हैं। और उगा तो उगा, वो फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, या जो भोजन हम फसल को दे रहे हैं वो भोजन, वो जगह, वो पानी, वो सब चीज़ के लिए मुख्य फसल के साथ वो प्रतियोगिता कर रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि ऐसा पौधा जो आ गया बिना बुलाए और नुकसान पहुंचा रहा है। समझ रहे हो? अब वर्गीकरण की अगर हम बात कर रहे हैं तो जीवन चक्र के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, पत्ती की संरचना के आधार पर, फसल एवं खरपतवार के संबंध के आधार पर। अब इसमें भी डिटेल में लिखा जाता है जीवन चक्र के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, पेरेनियल क्रॉप्स, बाइनियल क्रॉप्स और एनुअल क्रॉप्स, मतलब कि एक वर्षीय, द्विवर्षीय एवं बहुवर्षीय खरपतवार, यानी कि ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 1 साल में कंप्लीट कर लेते हैं उनको 1 वर्षीय खरपतवार बोलेंगे, उनको एनुअल बीट्स हम कहेंगे। यानी कि 1 साल में ही वो बीज जमीन के अंदर गया, उसकी वानस्पतिक और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हुई, यानी कि उसको वानस्पतिक और जननिक वृद्धि उसकी, उसके बाद वो पका, उसके बीज को उसने जमीन के अंदर छोड़ा या उसकी हार्वेस्टिंग जो है मैच्योरिटी उसकी आ गई है। तो 1 साल के अंदर उसने अपना जीवन चक्र पूरा कर लिया, तो ऐसे खरपतवारों को हम 1 वर्षीय खरपतवार बोलेंगे। अधिकतर जो ऋतुओं के आधार पर हम खरपतवार को बांटते हैं वो 1 वर्षीय होते हैं, एनुअल। ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष या उससे अधिक समय में करते हैं, यानी कि ऐसे बीट्स जो अपनी लाइफ साइकिल को मोर देन 1 ईयर में कंप्लीट कर रहे हैं, नोन एज बाइनियल बीट्स उनको हम कह रहे हैं। यानी कि पहले साल ऐसे खरपतवार जो द्विवर्षीय नेचर के हैं, जो द्विवर्षीय प्रकृति के हैं, वो पहले साल अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, वो वेजिटेटिव ग्रोथ को पहले साल कंप्लीट कर रहे हैं। जो उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है
उसकी जो जननिक वृद्धि है, मतलब जिसमें वो दाना बनाने वाले हैं या फल बनाने वाले हैं, वो दूसरे साल करते हैं। उनकी जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है वो सेकेंड ईयर में होती है, इसलिए हम उनको बाइनियल क्रॉप्स, बाइनियल बीड्स उनको हम कह रहे हैं, या उनको द्विवर्षीय खरपतवार हम उनको कह रहे हैं। बहुवर्षीय, बहुत सारे ऐसे खरपतवार होते हैं जिनका जीवन चक्र 2 साल या उससे अधिक समय के लिए होता है, उनको बहुवर्षीय खरपतवार बोलते हैं। तो जीवन चक्र के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, बीड्स को आप समझ गए हो, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। ऋतुओं के आधार पर समझते हैं आप, जिस प्रकार से हम फसल को जानते हैं, जिस सीजन की फसल उस सीजन का खरपतवार। जैसे अगर ऋतुओं के आधार पर बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन अगर हम बीड्स की बात करेंगे, तो ऐसे सभी खरपतवार जो खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं वो खरीफ सीजन क्रॉप के बीड हो गए, उदाहरण हो गए। जो रबी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रबी सीजन, रबी ऋतु की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो रबी सीजन बीड्स हो गए। जायद में ज़्यादा लगते नहीं है, लगते हैं कुछ, लेकिन जायद में हम फसलें भी कम लगाते हैं, तो जायद में खरपतवार भी कम लगते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान होता है खरीफ में, फिर रबी में होता है और थोड़ा बहुत जायद में होता है। तो जिस सीजन की क्रॉप उस सीजन में वो उग रहा है खरपतवार, वो उसी सीजन का कहलाएगा। फिर पत्ती की संरचना के आधार पर, पत्ती की संरचना के आधार पर दो होते हैं। एक होता है नैरो लीफ बीड, नैरो लीफ बीड यानी कि संकरी पत्ती के खरपतवार, संकरी पत्ती। एक होता है ब्रॉड लीफ बीड, ब्रॉड लीफ बीड, इनको हम बोलते हैं चौड़ी पत्ती के खरपतवार। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम इनका कंट्रोल करते हैं, जिनका रासायनिक कंट्रोल करते हैं, दवाई के माध्यम से इनका कंट्रोल करते हैं, तो जो दुकानदार या जो रसायन बेचने वाला होता है वो पूछता है कि खरपतवार सकरी पत्ती का है कि चौड़ी पत्ती का है, क्योंकि चौड़ी पत्ती को मारने वाले अलग केमिकल, अलग रसायन आते हैं और सकरी पत्ती को मारने वाले अलग आते हैं। तो पत्ती की संरचना के आधार पर आपने देखा है कि जैसे धान के खेत में अगर सांवा लग रहा है तो धान की पत्ती सकरी होती है, तो सांवा की पत्ती भी सकरी है, तो ये सकरी पत्ती वाला खरपतवार हो गया। बथुआ की बात करें, ये चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार हो गया, और अन्य खरपतवारों के भी उदाहरण चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती में हो सकते हैं। पत्ती की संरचना के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, पत्ती की संरचना के आधार पर। फिर फसल एवं खरपतवार के संबंध के आधार पर, मतलब फसल और खरपतवार का संबंध क्या है, तो इसमें नकलची खरपतवार हो सकता है, मिमिक्री बीड हो सकता है, मतलब ऐसे खरपतवार, ऐसे बीड जो मुख्य फसल से मिलते जुलते हैं, उनका जो आकार है, उनका जो कैरेक्टर है, बाहर से देखने में भारी आवरण एक जैसा लग रहा है, फसल जैसा। जैसे गेहूं के खेत में गेहूं सा हो गया, उसको नकलची खरपतवार बोल रहे हैं। धान के खेत में सांवा हो गया, जिसको काइनोक्लोआ बोल रहे हैं हम। और गेहूं के खेत में गेहूं सा लगता है, जिसको गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा भी कहते हैं, या इसको फ्लेरिस माइनर के नाम से भी हम जानते हैं। सरसों में जंगली सरसों लग गया, सत्यानाशी भी मिलता जुलता होता है, तो ये सब नकलची के उदाहरण हो गए। दूसरा होता है एक आपका रोग्य खरपतवार हो गया, रोग्य या रोगू खरपतवार, कोई दूसरी वैरायटी मिक्स हो गई उसको रोगू बोल देंगे। तो रिलेटिव खरपतवार, सापेक्ष खरपतवार, तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो आज के हमने इस क्लास में, वीडियो में हमने जाना कि बेसिक खरपतवार किसे, प्लांट प्रोटेक्शन किसे कहते हैं, पादप संरक्षण हम किसे कहते हैं, और पादप संरक्षण की हम किस प्रकार से डेफिनेशन लिख सकते हैं, पादप संरक्षण की आवश्यकता क्यों है सर, क्योंकि फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं खरपतवार, कीट, इंसेक्ट और बीमारियां, उनसे बचाने के लिए हम जो क्रियाएं अपना रहे हैं उनको प्लांट प्रोटेक्शन बोल रहे हैं। उस पूरी प्रोसेस को हम प्लांट प्रोटेक्शन, पादप संरक्षण या पौध संरक्षण कह रहे हैं। फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, प्लांट प्रोटेक्शन फर्स्ट में तो हम खरपतवार को डिटेल में पढ़ रहे हैं। अभी हमने खरपतवार क्या होता है उसको जाना, इसकी विशेषताओं को जाना और इसके वर्गीकरण को हमने जाना। आगे इस वर्गीकरण को अगली क्लास में हम और डिटेल में पढ़ लेंगे, अलग अलग टाइप से तोड़ के इसको पढ़ेंगे, विथ एग्जाम्पल हम इसको पढ़ेंगे। ये वाले जो जितने भी मैंने वर्गीकरण लिखे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, और आपके एग्जाम में खरपतवारों को जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, जो उनके वानस्पतिक नाम होते हैं, वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे गेहूं के मामा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फ्लेरिस माइनर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे अलग अलग बथुआ का नाम क्या है, चौलाई का वानस्पतिक नाम क्या है, इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं। दूसरा, अगर खरपतवारों को हमको कंट्रोल करना है, बीड्स को अगर हमको कंट्रोल करना है, तो इनको कंट्रोल करने की अलग अलग विधियां होती हैं। यांत्रिक विधि हो गई, मैकेनिकल मेथड हो गई, कृषि संबंधी, कृषिकरण संबंधित विधियां हो गई, मतलब कि एग्रीकल्चर ऑपरेशन रिलेटेड जो है मेथड्स हो गई। फिर आपकी केमिकल या रासायनिक विधि हो गई, जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रोल में इसी के माध्यम से
केमिकल यानी रसायन के माध्यम से ही हम खरपतवार का नियंत्रण कर पाते हैं। तो ये सब डिटेल को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया। उम्मीद करूंगा आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर प्लेलिस्ट उपलब्ध है, वहाँ जाकर सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।